हर लिहाज से, वो कानूनी हो, वो इखलाकी हो, वो समाजी हो, वो मजहबी हो, हर तरीके से मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। अदालतें जो हैं वो कवानीन इस तरीके से बना रही हैं, उन पर अमल नहीं किया जा रहा। और जो कुछ इस वक्त अदालतों में इमरान खान के बारे में हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो दो बिल ईवान सदर से पास नहीं हुए, उनको धौंस और धांधली के जरिए ठोंस दिया गया है, उस पर सदर पाकिस्तान बार बार ये कह चुके हैं कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, लेकिन उनका अमला बजिद है और उन्होंने सदर पाकिस्तान के खिलाफ शरीफों और जरदारियों के कहने पर एक मुहिम शुरू कर रखी है और कहा यह जा रहा है कि सदर पाकिस्तान इस्तीफा दें। तो मैं ये बात कहने में हक बयाने हूँ, क्योंकि इन बिलों का जिनको फायदा है वो इसके पीछे चढ़े हुए हैं और उन्होंने ये दो बिल कह दिए कि पास हो गए, या जबकि सदर पाकिस्तान ये कहते हैं पास नहीं हुए। तो ये झगड़ा है, इसको देखने के लिए हमने आज बहुत ही अहमियत की शख्सियत जनाब उश्तरो साहब जो कि साबिक अटारनी जनरल पाकिस्तान है, साबिक वज़ीर कानून है, उनको दावत दी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। हम यूके में अमदाद हुसैन शहजाद साहब से बात करेंगे, हम यूके में हुमायूं खानजादा साहब से बात करेंगे, और हम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़ेबा नाज से बात करेंगे। जनाब उश्तरो साहब, आप माशाल्लाह सियासत में और वकालत में अपना कोई सानी नहीं रखते। इस वक्त जो मुल्क में ये आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सदर पाकिस्तान ने जो दो बिल वो कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, हुकूमत का इस कार्य का दस्तखत हो गए हैं, और उसके तहत लोगों को सजाएं भी दी जा रही हैं, लोगों को अटेंड भी किए हैं। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले जी, कोई आईनी बहरान मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये एक हिजान जरूर है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत सारा शोर मचाया जा रहा है। और याद रखिए, ये अब हम उस दौर में पहुंच गए हुए हैं जहां, जिसको मैं कहूंगा कि ये लॉफेयर का जमाना आ गया है। वॉरफेयर तो होती थी फौजों के साथ, लॉफेयर है मामलात को कानूनी मुशाफियों में और इस तरह की चीजों में डालने की। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत कह रही है कि दस्तखत हो गए, ऐसा मैंने कोई चीज सुनी नहीं है। ना हुकूमत का ये क्लेम है, ना ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये शायद बेपरखियां उड़ाई जा रही हैं इस मामले को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। कोई दस्तखत ना प्रेसिडेंट ने कहा मैंने किए हैं, ना प्रेसिडेंट ने कहा कि किसी ने उनके दस्तखत किए हैं, ना हुकूमत का ये क्लेम। हुकूमत का कहना ये है कि आर्टिकल 75 में 10 दिन थे इनके पास, सदर मुमलिकत के पास, कि वो 10 दिन के अंदर या असेंट दें, और अगर असेंट देने से कासिर हैं तो फिर वो लिख के अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी रिजर्वेशंस, अपनी अमेंडमेंट्स भेज दें। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था उनके पास, या हाँ करें या लिख के वजूहात की वजह से ना करें। ना करने का कोई तरीका देना पड़ता है। उसकी वजह है कि ना अगर वो करते हैं तो वो वीटो है, जबकि आइन में वीटो का कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि मैंने कोशिश की है इसको इनफेक्टिव करने की। इनफेक्टिव करने का भी इख्तियार उनके पास नहीं है। फिर वो माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं किससे? माफी मांग रहे हैं अपने रुफका से, क्योंकि वो समझते हैं कि कानून बन चुका है, और कानून इसलिए बन चुका है कि उन्होंने तसाहल से काम लिया और उसके ऊपर जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया। इस चीज की वो माफी मांग रहे हैं। साहब, ये इनका इस्तीफा बनता है इससे, या इनको रिजाइन करना चाहिए? ये तो सारा ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते। मैं समझता हूं कि इन हालात में उनका इस्तीफा देना जो है वो ही मुनासिब बात होगी, ताकि ये भूचाल, ये जो हिजान है और जो अजीब सी कैफियत बन गई है, उससे हम मुल्क को निजात मिले। अब आप देखिए कि आज तीसरा दिन है, हम सिर्फ और सिर्फ यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि जो मामला चल रहे हैं जड़ावाला में, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे जो आग कहीं लग गई है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि जो मामला चल रहे हैं मोटरवे पे वो किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। ये चीजें हैं डिस्कस करने वाली। हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे
कि डॉलर जो है उसकी इतनी ज्यादा उड़ान क्यों हो रही है? महंगाई इतनी, These are the questions. ये these are the questions. हमें इन चीजों को एड्रेस करना है। आपकी तवानाइयां, मेरी तवानाइयां, हमारे समरूपका की तवानाइयां सिर्फ इस पे क्यों खर्च हो रही हैं? इस चीज से हमें निजात हासिल करना है। साहब ये इस्तीफा अगर वो दे देते हैं तो इससे भी बहरान नहीं पैदा, क्योंकि ना असेंबली है ना कौमी असेंबली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। उसके लिए आर्टिकल 44 रहनुमाई करता है हमें, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि एक टेन्योर है प्रेसिडेंट का, और जब वो टेन्योर खत्म हो जाए तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं इन ऑफिस। और अगर वजीर आजम जो है वो कासिर है अपना काम करने से, या वो रिजाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना किसी इलेक्शन की जरूरत होगी ना किसी और बात की। वो ऑटोमेटिकली जो चेयरमैन सेनेट है, वो उनके ओथ में भी लिखा हुआ है कि जब भी उनसे कहा जाएगा सदर मुमलिकत के जो फराइज अंजाम देने का, वो करेंगे। सो उनके लिए तो नया ओथ भी नहीं है। अगर वो भी नहीं होते तो फिर स्पीकर है, तो कोई बहरान नहीं होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों कुछ तकरीबन 2 बरस से ये जो सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे एडवाइस भेजी जाती है और वो एडवाइस वापस आ जाती है, जहाँ पे गवर्नर की तकर्री का मामला आता है वह मामला तातुल में चला जाता है, जहाँ पे किसी की जो है तैनाती की बात है उसके अंदर मामला जो है कटाई में चले जाते हैं। ये चीज खत्म होनी चाहिए। सदर मुमलिकत का जो ओहदा है, याद रखिए एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि जितना बड़ा ओहदा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सही। तो उन जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से आपको अंजाम देना है। आपने एक ऐसा उज़्व बनना है जो कि बाकी जिस्म को चलाए, ना कि उसमें मुअत्तल जहां पे आप जिस्म को रोकने की बात करें और उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो और तकलीफ आए। अच्छा, जिस तरह के ये जो पीटीआई के वो कला हैं या ज्यादा जो अहमियत के हामिल वो कला हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा दबाव जो है ना, ये शरीफों और जरदारी की तरफ से है और ये जालसाजी सारी उन्हीं की तरफ से कराई जा रही है। इस बारे में आपकी क्या? कौन सी जालसाजी की बात हो रही है? मुझे अफसोस हो रहा है कि जब नहीं, मुझे बहुत अफसोस की बात है। जालसाजी किस बात की? ना तो कोई दस्तखत इसके अंदर पहुंच हैं, ना कोई और चीजें। कौन सी जालसाजी किसने की है? आज आपने देखा नहीं कि चिट्ठी क्या जारी की है सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी ने? नहीं, अब वो जालसाजी मेरी वो क्या जालसाजी? इसमें जरदारी का या और ये जरदारी और ये शरीफों वाली बात, मुझे कोई बात ये समझ नहीं आई। देखिए ये सारे के सारे मामलात हम उस तरीके से तस्दीक क्यों करते हैं लोगों की, और हम क्यों जालसाजी और इस तरह की बातें करते हैं? आई एम सॉरी, ये जो है आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शाइस्तगी का दामन अपनाएं और मामलात को सीधे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करें। इसमें उशर भाई ये बात मसला ये है कि ये जितने हमारे आला वो कला हैं, ये उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं, वो आ रहे हैं टीवी पे। ये तो हम तो ना रिपीट करें ना, हमें तो नहीं चाहिए कि वो रिपीट करें। हाँ, अच्छा, मैं तो रिपीट नहीं करूंगा किसी ने कोई बात की है। जैसे आपने कहा ना भी सेनेट के चेयरमैन बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, तो अब इलेक्शन जो है जब तक नहीं होते उस वक्त तक वो इलेक्शन जो इनको वोट देने वाले होते हैं प्रेसिडेंट को, चारों असेंबलियां और कौमी असेंबली नहीं होती, तो उस वक्त तक तो इलेक्शन नहीं होंगे ना, फिर नया सत्र तो नहीं आएगा। जी, जो मैंने अर्ज किया, हमारा आइन जो है वो इस चीज को भी कैटर करता है कि अगर इलेक्शन का सिलसिला न बन रहा हो तो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो सदर मुमलिकत के फराइज अंजाम देते हैं। और उसके लिए आप देखेंगे कि माजी में भी इस तरह हो चुका है। वसीम सज्जाद साहब चेयरमैन सेनेट थे, वो सदर के फराइज अंजाम देते रहे। गुलाम इसाक खान साहब थे, वो भी जब सदर मुमलिकत नहीं थे, वो हादसे का शिकार हो गए हुए थे, वो फौत हो गए हुए थे, तो गुलाम इसाक खान साहब भी चेयरमैन सेनेट के तौर पे प्रेसिडेंट के फराइज अंजाम देते रहे। जब अलवी साहब भी मुल्क से बाहर जाते हैं और वो गए, तो फिर उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब ही चेयरमैन सेनेट का के तौर पे सदर का काम करते रहे। और उनकी जो है
सदर के तौर पे काम करने को चैलेंज भी किया गया था, जिसको मैंने डिफेंड इनको किया लंबा था। लेना है पहले उधर भाई, इसके जी, मैं आपने कह कहा रहा कि था कोई ना कोई ऐनी बहरान है ना किसी की कोई ऐसा मसला है, तो आप मुझे ये बताएं, ये जो ये निगरान है। निगरान सेटअप है, अब ये इलेक्शन की जी। बात करने के बजाय बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो ये क्या इलेक्शन नहीं कराना चाहते? देखिए, यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये नहीं करवाना चाहते। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन होगा वो लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक होगा। ठीक। और इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है, ये उसकी इख्तियार नहीं है, वो उसका डिस्क्रेशन नहीं है, वो उसकी सवाबदीद नहीं है, उसके ऊपर ड्यूटी है। और वो ड्यूटी क्या आयद होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, आइन के तहत इलेक्शन हो। और वो कैसे होंगे? जब आइन के मंशा को आप जामा पहनाएंगे, आप उसको अमली जामा जब पहनाते हैं तो पहले आप करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात, आप बात करते हैं उसके अंदर डिमार्केशन की बात, आपको पता चलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट होंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और फिर ही इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और उसके तहत इलेक्शन होते हैं। निगरान हुकूमत का इसमें कोई, एक मिनट, निगरान हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो ताबे हैं इलेक्शन कमीशन के, याद रखिए। वो कोई तकर्री नहीं कर सकते, वो कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकते तरक्याती जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको इजाजत ना दे। तो अगर ये हाल हो तो आप किस तरह ये एक बिल्कुल 4 दिन 5 दिन पहले की बनी हुई निगरान हुकूमत को आप मतून कर रहे हैं? प्लीज। अच्छा, ऐसा नहीं। अब बार बार आपको जब अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए कहा जाता है तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों जाते हैं? देखिए, एक तो ये फिर मैं आपसे अर्ज करूंगी, भागने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा। और मैं 2 दफा अटॉर्नी जनरल रह चुका हूँ, 2 दफा मैं एडवोकेट जनरल रह चुका हूँ। जब भी ऐसी कोई जिम्मेदारी मेरे तरफ आई है और मुल्क और कौम की खातिर मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है और मुल्क और कौम की खिदमत की है। मैंने रिजाइन किया बिकॉज आई वाज अनवेल, और दिस इज द ओनली रीजन। और भागने वाली बात तो मुझे कोई समझ नहीं। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि ये केयर टेकर में भी उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केयर टेकर ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने कबूल नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। मंसूर जो हैं मंसूर अवान साहब बहुत एहसन तरीके से काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वो एक नहायत ही जुर्रतमंद, एक काबिल और हार्ड वर्किंग अटॉर्नी जनरल है, और वो अपना काम बहुत खुश उसलूबी से कर रहे हैं। किसी ने मुझे अटॉर्नी जनरल बनने के लिए नहीं कहा। उशर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। थैंक यू। ये हमारे साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत है? कैसा मौसम है यहाँ का? मौसम बस कोई इसी तरह जी, हम तो तरस गए हैं कि कोई थोड़ी सी गर्मी आए, और गर्मी खासी दूर है। शहबाज शरीफ के आने से वैसे गर्मी नहीं हुई यहाँ पे? सर बात ये है कि जिस तरह के उनके पैगाम आते हैं, जिस तरह के वो वहां पे सारा कुछ करके आए, लग तो यही रहा कि यहाँ भी वो ऐसी तरह का कोई अगर कोई अमल उठाएं तो शायद कोई थोड़ी सी गर्मी यहाँ भी आ जाए, मगर क्योंकि आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कि यहाँ भी कुछ गर्म होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा है चूहे बिल्ली का, और कभी प्रेसिडेंट को मतौन किया जाता है, कभी इमरान खान को किया जाता है, अभी वो कहते हैं ये पार्टी कारकुन है इसलिए इमरान खान का आखिरी खेल खेल रहे हैं। इस बारे में आप क्या समझते हैं, लोगों की यहाँ क्या राय है? एहसान साहब, मामला अगर कुछ भी, यानी जो सियासत का वहां पे वतीरा चल पड़ा है उसमें तो यही चीजें ही मिलेंगी, यही बात ही होगी कि जी पार्टी कारकुन या इसी तरह का एक मामला चलता रहेगा इन लोगों के साथ। मगर एक चीज, यानी मैं इसलिए वहां के वतीरे की बात कर रहा हूँ कि जो भी खेल, यानी वहां पे बेअसूली का खेल
अखलाकी जुर्रत की कोई चीज नजर आ रही है, ना कोई अखलाकियात उस सियासत में नजर आ रही है। बेअसूली की इंतहा है। ठीक है। इसी बेअसूली की वजह से हम थोड़ा सा यानी अपने मुल्क में या अपने मुल्क की जब भी बात करते हैं तो बैकफुट पे होते हैं हमेशा। हम ओके। कभी भी अच्छा। तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती जो इल्जामात या उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं और शर्मिंदगी का बायस होता है। अब मामला अगर सदर एक यानी पीटीआई का रुकन था तो किसी जमाने में था, जब उसने सदर पाकिस्तान का हलफ उठा लिया तो मेरा ख्याल है कि वो उससे निकल जाता है और उसके बाद सदर जो है सिर्फ वो एक यानी मुमलक के पाकिस्तान का सदर रह जाता है, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत लेकिन नहीं हमारे होती। साहब मैंने ये देखा है जो भी सदर होता है ना वो पार्टी के रहता है, वो नहीं बदलता। तो अब इसमें भी कोई ऐसी कबात वाली बात नहीं, अगर ये पार्टी की लैंड टो करता है तो करनी चाहिए। ऐसा बात कोई भी शख्स कहीं भी दुनिया में कोई ऐसा शख्स, यानी हम भी बैठते हैं, हम अपने प्रोग्राम करते हैं, अपने प्रोग्रामों में भी हमारा झुकाव किसी ना किसी तरफ होता है, हम किसी ना किसी तरफ जरूर बात करते हैं। राइट। और ये जो झुकाव होता है ये नेचर की चीज है, ये कहीं ना कहीं आपका एक तल्लुक जो है बना हो और वो बना रहता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मगर जब प्राइस की बात आ जाए, जब कलम उठाने की बात आ जाए, तो फिर उस टाइम ये एक ऐसा होता है, इसके बाद उसने कहाँ जाना है, क्या और लेना है, पार्टी के साथ मिलके या पार्टी की खिदमत करके या पार्टी लीडर की चापलूसी करके उसने इसके बाद क्या लेना है। यानी सबसे बड़ा ओहदा तो ले लिया, अब उसके बाद उसने कहाँ जाना है। मगर जो एक चीज हमेशा से है कि हम लोग, जिस बात में मैं पहले कर चुका हूँ कि कोई असूल नहीं है, कोई बेअसूली की चीजें जो कर रहे हैं ना वो समझ से बाहर है। अब जितना भी ये खेल खेला जा रहा है, इसमें एक तो समझ ये नहीं आ रही कि वो खेल असल में कहाँ से खेला जा रहा है और कौन खिलवा रहा है। ये भी एक उलझाने वाली बात है, उलझाव पैदा किया जा रहा है उस मुल्क में जहां ऑलरेडी बहुत सारे कंफ्यूजन अच्छा, है। अब इमदाद सैन शहजाद साहब को भी लेते हैं। वेलकम जनाब जी, इमदाद साहब। मैं सलाम करता हूँ इमरान साहब से। इमरान साहब, इमदाद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जनाब ऐसी आवाज आ रही है कि कान में कटो कर रहे हैं, आप बोले आप। अच्छा, बहुत क्योंकि आप जरा थोड़ा सा ये जो बीमार शरीफ और नवाज शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, इस बारे में कौम बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है कि ये क्या खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके स्पेशल टीवी का और आपके पैनल में जो मौजूद मेहमान हैं, एक तो साहब का मेरी बदकिस्मती वो तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन इकराम साहब बड़े मोहतरम बड़े मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं, मैनचेस्टर से हमारे साथ। इन सबको मैं सलामत करता हूँ, आपकी टीम को भी। मेरा नाम शायद गलत आ गया, हुमायूं साहबजादा। हुमायूं साहबजादा साहब, मैं माफी चाहता हूँ जनाब। मैं नहीं माफी हुमायूं साहबजादा साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा जनाब यानी आपने एक सवाल पूछा है। पहले तो मैं इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद करता हूँ कि कोई मुलाकात नहीं हुई है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की। मैंने आज भी अपने ब्लॉग में ये बताया है कि वो मिलने की कोशिश करते रहे। अच्छा। लेकिन अगर आप वो वीडियो जो मैंने चलाई है उसको देखें, जब वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि जी ऊपर वाली मंजिल में जाना है। अच्छा। अब अगर कोई साहब जो मियां नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर को जानते हैं और उनको महल वकूफ या उनका जो नक्शा है वो जानते हैं और वो अंदर कभी आए गए हों उसके, तो उनको पता होगा कि मियां साहब ऊपर वाली मंजिल पे नहीं बैठते। ऊपर वाली मंजिल पे चंद सहाफियों को बिठाया गया था और उनको अपनी मर्जी से ये बता दिया गया कि जी बस वो मियां साहब ना मिले आज। मेरी इत्तला के मुताबिक मियां साहब ने मियां शहबाज शरीफ को मिलने से फिलहाल आज की डेट तक इनकार किया है और मिलने से गुरेजा है। इसकी क्या वजह है? ये इसकी क्या वजूहत है ये मैं पहले भी कई मर्तबा कर चुका हूँ। इन्हें आज बताएं, आज कौम को बताएं, क्योंकि दोनों शरीफ इकट्ठे हैं आज। जी, ये दोनों शरीफ जो है ना, इनमें से एक बदमाश बना हुआ है, तो दूसरा शरीफ जो है ना वो बदमाशी का जो है ना वो बदमाशी को भुगत रहा है। देखिए, एक भाई की हुकूमत रही हो एक अरसा, यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया, तो दूसरा भाई उस हुकूमत में पाकिस्तान ही ना जा सकता हो। ऐसे इंतजाम सऊदी अरब तक जाकर और अगर आगे से इनकार कर दिया जाए कि इतो अगे ना आना, इतने अगे तड़े पर जलते न, तो वो नाराजगी का बाइस नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, मुझे बताएं। ठीक है। वो खुशी का बाइस तो नहीं बनेगा। वो ये समझते हैं, मैं आपको एक जरा पीछे ले जाता हूँ, जो लोग फौरी तौर पर वाकयात को भूल जाते हैं। ये 22 अप्रैल 2020 की बात है कि मियां शहबाज शरीफ अचानक जो है दोपहर के 1:30 बजे अपनी रिहायश गाह से, मियां याद रखिएगा मियां शहबाज शरीफ किसी और जगह रहते हैं
मियां नवाज शरीफ किसी और जगह रहती है। ठीक। यानी लंदन में एक ही इलाके में दूसरे मोहल्ले में वो रहते हैं और एक और मोहल्ले में मियां नवाज शरीफ रहते हैं। ऐसा जो तासर है कि सब एक घर में रहते हैं, वो ऐसा नहीं है। तो मियां साहब जब वहां से निकले तो मियां नवाज शरीफ को ये इत्तला मिली कि मियां साहब तो हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और ये कोविड का जमाना था, कोरोना का जमाना था। आखिरी फ्लाइट PIA के हमारे एक दोस्त थी जो पायलट है, वो लेकर आए हुए थे और हमारे मेहमान भी थे उस वक्त। तो वो ये जब निकले वहां से तो उन्होंने दरियाफ्त किया अपने अमले से, दोस्तों से, कि मियां साहब किधर चले रहे। उन्होंने कहा मियां साहब तो पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा। आपको याद है वो जब वो पाकिस्तान आए थे, आखिरी फ्लाइट थी वो। आई नो वेरी वेल। हाँ, तो उन्होंने कहा रास्ते में थे हीथ्रो एयरपोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब किधर। तो उन्होंने कहा, जैसे मैं अपना सादा जुबान में बात कर रहा हूँ, मियां साहब किधर चले हो। वही मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी तो डील हो चुकी थी। उनको तो बुलाया जा रहा था कि आपके बेटे को वज़ीर आला बनाएंगे, और उसके बाद बनाया भी गया और वगैरह वगैरह ये सारा। ठीक। तो अब मियां साहब के तो नॉलेज में ही नहीं था। बहरहाल वो उसमें भी खासे नाराज हुए। उसके बाद आपने देखा कई मीटिंग हुई, कई खबरें आई कि अमदाद हुसैन साहब, आप पाकिस्तान की कौम को बताएं कि वो दोनों भाई क्यों नहीं मिल सकते, क्या कबाहत है, क्या परेशानी है। आपने तो लोगों को गंजक्कर में डाल दिया आपने। सर शदीद इख्तलाफात हैं। वो बच्चे ये कहते हैं हमजा वगैरह के मारे खाए हम, तो जेलें काटे हम, अच्छा। नैब की हिरासत में जाए हम, और मियां साहब के पास साहबजादे बाहर बैठकर ये कह दें कि हमारा तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी से कोई तल्लुक नहीं है, और मौजे भी वही करें। तो उनका ये कहना है कि इख्तिदार में भी रहने का हक हमें ही है। और आपने कई मरतबा देखा ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए। हमजा ने जेल में से मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा सोबोटाज किया, लोगों को पैगामात दिए गए उन शहर में मैसेज करके, SMS करके कि उस जलसे वगैरह वगैरह। ये कई मरतबा ये बातें सामने आई। मियां साहब, छोटे मियां साहब जब भी मियां नवाज शरीफ से मिलने इमरान साहब, इस वक्त कोई जो किसी किस्म की ये जो बात है ना आप जो कर रहे हैं ना, इस वक्त आप लोगों को ये बताएं कि इस वक्त मुलाकात में क्या कबाहत है, क्या परेशानी है। ये भाई ने भाई को बुलाया है, तो ये यहाँ तो सारी खबरें चली हैं कि उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई है, 2 घंटे में बातें ये तय हुई हैं। आप बता रहे हैं मुलाकात ही नहीं हुई। 2 घंटे में गुस्सा भी तो हो सकता है ना जी। 2 घंटे में मैं अर्ज आपको कर रहा हूँ, अगर मुलाकात तो है ना। नहीं सर, नहीं, वो जैसी मुलाकात है। ये जालसाजी के बड़े माहिर हैं। अच्छा। इनकी जालसाजी का तो ये आलम है कि मियां नवाज शरीफ जब डॉक्टर के क्लिनिक में जाते थे तो सारा मीडिया क्लिनिक के बाहर खड़ा होकर कैमरे फिट करके कमर कस के खड़ा होता था। मियां साहब रिसेप्शन से होकर वापस आ जाते थे बगैर डॉक्टर को मिले। अच्छा। ठीक है जी, आधा घंटा अंदर बैठ के, और कहते हैं आधा घंटे की मुलाकात। आप बताएं आज तक किसी डॉक्टर ने इनका मुआयना किया हो यहाँ पर जो सामने आया हो? तो इस तरह करती हैं, ये इनका तरीका है, वारदात है। ये अंदर बैठे हुए लोगों को बताते हैं, बाहर वाले लोगों को। वो तो सड़क पे खड़े हैं, वो मुर्तजा शाह साहब और वो सारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सड़क पे खड़े होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं कहते हैं बड़ी बढ़िया मुलाकात हो गई जी, बड़ा जफ्फी पा के मिले। अच्छा, ये एक जज जिसने फैसला दिया इमरान खान को जेल में डालने का, वो भी आपके पास लंदन में मौजूद है। वो क्या कर रहे हैं? उनकी शरीफों से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई? देखिए जी, अभी तक कोई ऐसे मतलब कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज ये तो नहीं आई है कि उनकी कोई मुलाकात हुई है। अलबत्ता उनका जो स्टाफ है वो उनको शॉपिंग कराते हुए पाया गया मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी तस्वीर भी आई हैं। अच्छा। और जज साहब जो है वो तो बेचारे इतने बेबस होकर बैठे हुए हैं कि हमारी इतला के मुताबिक जिस होटल में वो मैनचेस्टर में भी रहे हैं, अपने हुमायूं साहब आपको बताएंगे कि मैनचेस्टर में भी वो रहे हैं, तो उनके कमरे को जो है पूरे यानी उस जो उसका रास्ते थे कमरे की तरफ जाने वाले, उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। बेचारे कमरे से, वो तो कोविड का जमाना था ना, वो कोविड के जमाने में कमरे के बाहर ही खाना रख देते थे, हाथ नहीं लगाते थे किसी चीज को। तो कहते थे जो यहाँ पर जो क्वारंटाइन में है बंदा वो हाथ नहीं लगा। अब उनके साथ बेचारों के साथ तो 4 साल बाद वही मामला हुआ जो कोविड वालों के साथ हो रहा था। वो कमरे से बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की और शायान अली के साथियों की टीमें जो है उनको ढूंढ रही थी। तो आपको याद अभी पता चल गया, ये शायान अली भी आपकी पैदावार है मेरा ख्याल है। नहीं, वो देखे हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान की पैदावार है। वो पाकिस्तान, हम तो सब पाकिस्तानी है ना जी। अगर हमें पाकिस्तान हमारे अपने ही मुल्क जाने से रोका जाएगा तो क्या एहतजाज करना भी हमारा हक नहीं बनता? हम तो वो बात करते हैं जो पाकिस्तान की बात है। हम किसी अमदाद साहब आप ये बताएं, ये जो सदर पाकिस्तान वाला इस वक्त मामला है और उनके जो 2 बिल हैं वो कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, ये कहते हैं बिल मंजूर हो गए हैं,
उसी के बाद शाह महमूद कुरैशी को भी पकड़ लेते हैं, असद उमर को भी पकड़ लेते हैं, और वो सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आपकी और या लंदन में बैठे साहब और राय लोगों की राय क्या राय है? देखिए, आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि क्या सदर ममलिकत को जो अभी जो बहस चल रही है, सदर ममलिकत को इस्तीफा दे देना चाहिए। भी क्यों इस्तीफा? एक तो उनके घर चोरी हुई है, अभी उस तरह साहब ने कहा आपके प्रोग्राम में। जी, मैं अभी सुन रहा था, मौका नहीं मिला। मेरे आपके भी बड़े मेहरबान है और काबिल एहतराम है, और बहुत बड़े कानूनदान है, लेकिन मैं जब ये इनकी लोगों की बातें सुनता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि भी आप ये बताएं कि मेरा घर है, मेरे घर में चोरी हो जाती है, अब पुलिस वाले आके मुझे कहे पाजी कोई कार ही छड़ दो, कार बेच के चले जाओ। ये किस चीज का, यानी कोई इसका कोई यानी कोई लॉजिक बनती है? बजाय इसके कि दाद रसी की जाए, वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जाए, और जिस तरीके से ये वारदात डाली गई है उसको मनसूख किया जाए। आला अदालतें मौजूद है, ये कौम की खिदमत करने वाले जो कानूनदान है वो मौजूद है। मैंने तो अपने बचपन से यही सुना है, जो बच्चा मैट्रिक करता है उसको पूछो क्या करोगे, बड़ा होकर डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करूंगा। और कौम की खिदमत इस तरह से करते हैं। 14 मई का वाकया चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, आज तक ये कौम के बड़े बड़े कानूनदान अपना जो इनिशिएटिव लेकर खुद अमदाद हुसैन शहजाद साहब, क्योंकि उस्तरा साहब बहुत बड़े माहिर कानून हैं, वो कई दफा अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वजीर कानून रहे हैं, उन्होंने जो बातें की हैं आपको उनसे इख्तलाफ है। इख्तलाफ राय जरूरी है, इख्तलाफ तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन जो ये उन्होंने बात की है ना कि 10 दिन अगर वो दस्तखत नहीं करते, उन्हें राजी करें, किसी को पता चले ना करें, तो वो कानून बन जाता है। तो इससे भी आपको इख्तलाफ है? नहीं, देखिए, कानून तो बनना एक अलग बात है, लेकिन अगर कानून जो है वो सोच नंबर तरीके से बनाया गया हो, उसमें कोई ऐसा, यानी देखिए उनको ये, मैं अगर तशरीफ रखते तो मैं पूछता कि एक होता फॉर्जरी। देखिए, मैं एक रजिस्ट्री ले आता हूँ, मैं कहता हूँ जी एहसान साहब का घर जो है मेरा घर है, ठीक है जी, और अब एहसान साहब के लिए मैं एक अखबार में इश्तिहार शाया करवाता हूँ, आपको सारा तरीका कार पता है, वो उस अखबार में छुपवाता हूँ कि जो 300 350 की तादाद में छपता है, एहसान साहब को पता नहीं चलता, रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाती है। 6 महीने के बाद एहसान साहब को पता चलता है कि इनके साथ हाथ हो गया है, ये अदालत में जाते हैं, दरवाजा खटकाते, तो क्या वो चीज कैंसिल नहीं होनी चाहिए जो मैंने धोखाधड़ी से हासिल की थी? तो अगर ये वारदात डाली गई है और दुनिया को पता चल गया है कि बच्चे को पता चल गया है कि ये वारदात है, तो फिर ये कवानीन क्या हैसियत रखते हैं? इनको आगे जाकर अदालतों में इन्हीं मारे कवानीन के साथ मिलकर खत्म करवाना। अच्छा, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? कोई इलेक्शन की बात हो रही है? तो फिर बिल्कुल जिस तरीके से ओस्ट्रो साहब फरमा रहे थे, और वो हल्का बंदियां, और वो तो कोई तकरीबन 10 साल मंसूबा बता रहे थे, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर काम में तो टांग अड़ा रहा है, हर जगह तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कभी कह देता है हमारे पास फंडिंग, झूठ बोल रहा है, कौम के साथ धोखा कर रहा है। और अभी भी हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियां करेगा, फिर वो क्या कहते हैं, ना वो नॉर्मल तेल होगा ना राधा, वो क्या जी वो मुहावरा है, ना राधा नाचेगी। तो ये तो इनकी बातों से भी मुझे यही जो स्मेल आ रही थी, वो नॉर्मल तेल भी कर लेंगी, राधा भी नाचेगी। आगे बात करें आप। मैं कहता हूँ जी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होगा 60 डेज में या 90 डेज में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए। ये आपको नजर नहीं आते? इस मुल्क अगर ये नहीं कराएंगे तो मुल्क में अफरा तफरी भी बढ़ेगी, और वो जो एंगर, देखिए अवाम में अभी एक एंगर है, एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, और वो गुस्से को बैलेट बॉक्स के आगे निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब साहब हमायूं साहब से हम पूछते हैं, हमायूं साहब ये आप बताएं कि आपको इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? सर बात ऐसी है, दास साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। थोड़ी सी मैं एक बात की वजह, अब मामला ये था, मैं अगर आगाज यहाँ से करूं कि जी यहाँ पे जो एक कल की मुलाकात है, तो कल की मुलाकात का हवाले तो बहुत जगह पे दिए जा रहे हैं, और उसका ये बताया भी यही जा रहा है जी कि मुलाकात हुई है। और मुलाकात आप पूछ रहे थे जी कि अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। एक सीधी सी बात है, ऐसा जो हालात पैदा किए गए वहां पे, जो एक सियासी खेल खेला गया, क्योंकि नाज साहब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इस फैमिली में भी एक चीज का जो वाज़ेह इजहार किया गया, वाज़ेह तरीके से जो बार बार बावर कराया गया, वो ये कि बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि वजारत उस्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, अगर मेरा हक नहीं है तो फिर मेरी बेटी का, उसमें किसी और का नहीं है। आगे उनके साथ क्या हाथ हुआ है कि उन्होंने एक बज़ाहिर
लेवल यानी वो एक प्लेइंग फील्ड जो थी उसे लेवल तो कर दिया, मगर इस तरीके से डैमेज करके गए हैं कि आगे शायद ये जो यानी लीडरान है जिनके लिए ये इस फील्ड को लेवल किया गया, वो शायद अपनी सीटें भी ना जीत सके। इस तरीके से डैमेज किया गया है मुस्लिम नून की सियासत को। अब मजे की बात है जी कि बड़े आराम से गए, जाके वहां बैठ के जो उन्होंने अपना काम करना था कर दिया। अब एक चीज वो वाज़ेह तौर पे करके कि कम से कम बड़े मियां साहब के लिए वो फील्ड जो है उनकी फेवर में नहीं छोड़ के गए। अब कम से कम बड़े मियां साहब ये चीज महसूस कर रहे हैं जी कि ये जो कुछ कर रहे हैं, अब कम से कम हमारा वहां पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, हमारा वहां पे ना तो कोई स्टैंडिंग नजर आ रही है, ना इलेक्शन में हिस्सा नजर आ रहा है और ना हम जीतने नजर आ रहे हैं। अब इलेक्शन किस चीज का जी? इलेक्शन बज़ाहिर एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आती है जी कि वो ये है कि गवर्नमेंट के पल्ले में यानी उसके खाते में डाला जा रहा है। आपके सवाल की तरफ कि उसके खाते में डाला जा रहा है जी कि गवर्नमेंट करवाएगी, ये एक बड़ा वाज़ेह और ये कानूनी तौर पे भी एक वाज़ेह यानी एक हकीकत है। माजरत चाहता हूं, एक हकीकत है जी कि इलेक्शन कमीशन नहीं करवाना है, इलेक्शन कमीशन के अलावा और किसी ने नहीं कराना, क्योंकि सारे इख्तियारात यानी आप देखें जो पोस्टिंग है, जो एक यानी अदले बदले की जो भी एक वहां पे एक सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल होता है सारा उसके हाथ में चले जाते हैं। जब भी केयर टेकर सेटअप आता है तो केयर टेकर सेटअप के हाथ में कम से कम ये चीजें नहीं होती, ये इख्तियारात सारे इलेक्शन कमीशन पे। अब इलेक्शन कमीशन ये कहे जी कि मैं नहीं करा सकता या मेरे इख्तियार में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। इसका मतलब है कि ये कहीं और तरफ जा रही है, ये खेल जो है ये जो केयर टेकर की शक्ल में लेके आए ये कहीं और लेके जा रहे हैं, यानी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। एहसान साहब एक चीज बड़ी वाज़ेह डिप्लोमेटिक एवेन्यू से रही जा रही है सर, डिप्लोमेटिक एवेन्यू। ऐसे लोगों को लेके आया जाए जो स्पेशलिस्ट हों हर मामला में। अब आप जितने भी केयर टेकर जो एक काबीना बनी है, एक जो वजीर आजम साहब की जो एक टीम बनी है, उनमें कोई भी ऐसा बंदा बता दें जो उस अपने मामले में कोई यानी उसकी कोई कारकर्दगी हो, कोई स्पेशलिस्ट हो, कोई उसको चलाने के अहल हो, सारे बंदे इधर उधर से इकट्ठे किए। इसका मतलब है कि अभी भी वो सोच नहीं सोची जा रही जो एक मुल्क की यानी जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी या जिसकी वजह से पहली हुकूमत को चलता किया गया था। अब मामला ये है कि सदर यानी वजीर आजम साहब इस चीज का कहीं ना कहीं तो जो एक गए वजीर आजम है कहीं ना कहीं तो एक बार छोड़ के जाएंगे ना जी, कि किसी ना किसी के सर पे तो छोड़ के जाएंगे। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत यानी नहीं जाना, ये वो लोग लेके आए हैं, वो लोग टीम का हिस्सा बनाया जिन्होंने आगे सियासत में नहीं जाना। अब इल्जाम अगर इन पे आए भी कोई हर्ज नहीं जी, अगर ये 6 महीने ले जाएं, 1 साल ले जाएं, क्योंकि कल को ये वो टीम है जिसने किसी को मुंह नहीं दिखाना, जिसने किसी को जाके जवाब देने नहीं होना। साहब मेरी गुजारिश है एक छोटी सी बात। अब देखो ना जी। जो अवाम के वोटों से हुकूमत आती है वो तो मईशत को बेहतर नहीं कर सकी, वो कोई मामला सीधा नहीं कर सकी। ये जो केयर टेकर जो है इन्होंने आते ही मईशत की तरफ जोर दे दिया है, इनका इलेक्शन की तरफ कोई बात नहीं है, जो काम है इनका। अच्छा, अभी आपने जो इशारा किया है ना कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कि कोई ऐसा कोई शख्सियत है ही नहीं। तो मैं अब यही सवाल करता हूं जनाबे क्या नाम है अमदाद हुसैन साहब से कि वो ये बताए क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसमें कोई दमखम नहीं है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कि हमारे सरों पर एक अफगानी शहरी को जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया है पाकिस्तान का। ये सर्टिफाइड बात है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारे लोग मायूं साहब भी जानते हैं जो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जो है ना पाकिस्तान जाना है। जरा मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके नाजरीन को पता चले कि लंदन में होता क्या है और ये अफगानी आते कैसे हैं, फिर अफगानी पाकिस्तानी कैसे बन जाते हैं। ये पहले ये लोग आते हैं पेशावर से, हम ये मान लेते हैं कि बलोची होंगे, बलोची आए थे, इन्होंने यहाँ रहना था, ये अफगानी बन गए, ठीक है जी। अब जब अफगानी बन गए तो अब जब दोबारा इनको वज़ीर आज़म बनने की या जब वापस पाकिस्तान जाके सेनेट का रुकन बनने की जरूरत पेश आई तो ये फिर से यहाँ भी यानी कागजात ले लिए हुए थे, अब ये फिर से पाकिस्तानी बन गए। ये खेल तो बड़ा आम है यहाँ पर, हर गली में यानी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हैं तो पेशावर के रहने वाले हैं, तो कोयटा के रहने वाले, अफगानी बन के यहाँ रहे और बाद में फिर पाकिस्तानी बन गए जब पे। तो यही सूरत हमारे वज़ीर आज़म की है। अब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहरी नहीं है टेक्निकली,
तो बाकी जो आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं वो अब आपके सामने है, सारे नाम आप जानते हैं। अपना खान साहब आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और दूसरा जो अहम एक नुकता मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आपके भी और हमारे भी सीनियर दोस्त जो है उन्होंने तमगे हासिल कर दिए हैं, 17 इम्तियाज हासिल कर दिए तमगा। आपसे ज्यादा सीनियर कौन है पाकिस्तान में जर्नलिज्म में? लाहौर की जर्नलिज्म में पोस्टरों साहब अभी तशरीफ रखते थे। अगर ये 4 दफा मैं कहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल बने हो तो आप इनको उस वक्त से जानते हैं जब ये वकील थे। आपसे ज्यादा सीनियर कौन था? लेकिन क्यों नहीं दिया गया आपको तमगा? इसलिए कि आपने सर झुकाने से इनकार किया हुआ है। आप सर उठाकर बात करते हैं, आप कलम को बेचने की नहीं बात। तो ठीक है, तो आपको और आप जैसे और भी दोस्तों को, बड़े बेशुमार हमारे दोस्त हैं, उनको तो तमगे दिए नहीं गए। लेकिन वो लोग आप जानते हैं, मैं नाम लेता हूँ, सलमान गनी साहब को सिर्फ इसलिए दे दिया गया, जी मियाँ साहब, जी मियाँ साहब, जी मियाँ साहब। तो यार को खुदा का खौफ करें, तमगे लेने वाले भी, तमगे देने वाले भी। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि कैबिनेट जो है वो उनको यहाँ से पकड़, वहां से पकड़, मिर्जा अख्तियार बेग को पकड़, वो जनाब वो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ना इन्होंने कोई एबीसी आती है तो ये लंबा करेंगे काम को, इतना लंबा करेंगे कि खेल जो है वो अपने उस असल रूप में दाखिल हो जाएगा। और इलेक्शन जो है वो पाकिस्तानियों की किस्मत में रहेगा नहीं। मियाँ साहब भी बोरिया बिस्तर समेट कर आ गए हैं, छोटे मियाँ साहब। और ये कहा जा रहा है कि अब ये 1-2 महीने नहीं बल्कि साल यहाँ रहने का प्लान करके आए हैं। तो आप देख ले, क्योंकि इनका तो झंडा नहीं बिक रहा। दुकानों पे जाए आप 14 अगस्त को तो मुस्लिम लीग का एक झंडा नहीं बिका। और यहाँ पर लंदन में आप अभी शायद इनको पता होगा, हमारे मौजूद जो पैनलिस्ट हैं, कि यहाँ लंदन में कैदी नंबर 804 की शर्टें बना कर लोग पहन रहे हैं। और इनको तो टिकट देना तो किसी को दूर की बात है, या इनसे को टिकट दे ले वो बड़ा बदकिस्मत आदमी होगा जो 25 करोड़ रुपया खर्च करके, जो कि आम इंतखाबात पे आम रकम है जो लग जाती है, वो इनके टिकट में रखे। कौन इलेक्शन कौन अमदाद साहब फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? किस पार्टी में मुकाबला होगा? मैं वही कंफ्यूजन कर रहा हूँ अपनी बात की कि इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि इन लोगों को, जैसा कि वहीं ने बड़ी खूबसूरत बात, ये तो किसी को जवाब दे नहीं है ना, इन्होंने तो जाके किसी से वोट नहीं लेना, ये तो जो भी करके चले जाएंगे। बाद में किसी न किसी मुल्क में जाके, किसी जजीरे के बीच में जाके निकर पहन के फिर जो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब अफगानी बन के लेट जाएंगे। ठीक है ना जी? तो वो ये इनका तो लेना देना नहीं है, इनको आप 4 साल रखें, इनका क्या है? अब ये जो अकाउंटेबल लोग थे, जो लोगों को जवाब देते, तो भाग गए सारे। ये तो यहाँ आ गए लंदन में, यहाँ तो इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ तो युक्के पिए। हमारा टाइम हमारा खत्म हो रहा है साहब। आप ये अपने जरिए पैगाम दे लोगों को, आप पैगाम दे लोगों को। पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि इमरान रियाज साहब, उसका भी बेचारे का कुछ सोच लें। सारे वकील यहाँ भाग आए हैं लंदन में, वो एक अपने माइयों साहब के इलाके में बैठे, वो विम्सलो रोड पे हुक्के पी रहे हैं, वो अपना क्या कहते हैं बाल बच्चा उधर छोड़ रहे हैं, उनका बाल बच्चा फंसाए हैं। यार कोई साथियों का भी को खुदा का हमारे साहब आप भी लास्ट मिनट बात करें आप। सर बात सिर्फ इतनी सी है, मैं थोड़ी सी एक बात आपने बार बार की और उससे पहले भी ये सवाल इनसे भी किया और साहब से भी किया कि जी सदर इस्तीफा दे। अब बात ऐसी है जी कि अगर तो कोई अखलाकी तौर पे किसी किस्म का कोई यहाँ पे कोई रवायत है इन इस्तीफों की, कोई अखलाकियात इन सियासतदानों में है, तो फिर तो ये रवायत चलनी चाहिए। अगर ये कोई यानी आने वाले वो भी कोई ऐसी अखलाकी रवायत नहीं छोड़ के आए तो फिर किस तरह का? और एक साफ सी बात है, पहले बहुत सारा मामला इस तरह है जी जिस पे सवाल उठ रहे हैं। अभी एक और चीज भी है कि टेक्निकली वो जो 10 दिन है वो भी पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि वो 10 दिन जो सदर के पास होते हैं वो भी नहीं अभी पूरे हुए। मगर एक चीज जरूर है एहसान नाज साहब, अगर सदर ना दस्तखत करे किसी भी बिल पे तो वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, वो भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी। जरूर सोचना चाहिए इन चीजों को भी। और जो चीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमदाद शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाले सब, ब्रेकिंग न्यूज बनाने वालों को भगा दिया इन्होंने खौफजदा करके मुल्क से, वो साथी बेचारे डर के मरे। अच्छा अब मसला ये है, अब टाइम खत्म हो रहा है। अमदाद साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब इश्तर साहब मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने वक्त दिया। अब फैसला अवाम ने करना है कि हमने जो प्रोग्राम किया है इसमें मेरे सवालात और मेरे पैनल ने जो आवाज दी है, फैसला आपका। इंशाल्लाह कल मिलेंगे दूसरी पैनल के साथ। अल्लाह हाफिज।